बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िज़िक्स क्लास 11 को आज हम स्टार्ट करेंगे और ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। तो आज मैं स्टार्ट करूँगा फ़िज़िक्स क्लास 11 का यूनिट नंबर 1। और यूनिट 1 में हमारे पास वेरी फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू फ़िज़िक्स। तो आज के लेक्चर में हम फ़िज़िक्स के इंट्रोडक्शन को स्टडी करेंगे। तो फ़िज़िक्स के इंट्रोडक्शन स्टडी करने से पहले बात कर लेते हैं साइंस के बारे में। हमारे पास साइंस क्या है, तो इधर मैंने साइंस की डेफिनेशन लिखी है। ये हमारे पास क्या है, द नॉलेज टू अंडरस्टैंड द नेचर इज़ नोन एज साइंस। हमारे पास ऐसा नॉलेज जो नेचर की स्टडी के लिए यूज़ होता है, उस नॉलेज को क्या बोलते हैं, साइंस। बेसिकली नेचर का हमारे पास नेचर क्या है, एग्ज़ाम्पल इधर मैंने क्या लिखी है, फोटोसिंथेसिस, कैटाबोलिज्म। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स अच्छी तरह से जानते हैं कि इसका क्या मीनिंग है, कैटाबोलिज्म, एनाबोलिज्म, फ्रीजिंग, बॉइलिंग, ग्रेविटी, मैग्नेटिज्म एंड रेस्पायरेशन। जस्ट हम रेस्पायरेशन की बात कर लेते हैं। रेस्पायरेशन बेसिकली हमारे पास क्या है, जो आपका ब्रीदिंग सिस्टम है, इसे हम क्या बोलते हैं, रेस्पायरेशन। तो आपसे अगर मैं ये सवाल करूं कि आप जो सांस लेते हैं, आपका जो ब्रीदिंग सिस्टम है वो आप खुद से लेते हैं या नेचुरली अकरिंग होता है, तो आंसर होगा कि ये नेचुरली अकरिंग होता है। क्यों? क्योंकि अगर जब आप रात को सो जाते हैं तो आपको पता नहीं है कि आपके साथ ब्रीदिंग हो रही है, आप सांस ले रहे हैं, आपको पता नहीं है। इसलिए हमारे पास रेस्पायरेशन क्या है, नेचुरली अकरिंग फिनोमेना है। तो ऐसे फिनोमेनास, ऐसे प्रोसेसेस जो नेचर में ख़ुद ब खुद अकर होते हैं, उनकी स्टडी के लिए जो नॉलेज है, उस नॉलेज को क्या कहते हैं, साइंस। सो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ साइंस। तो अब आप बात कर लेते हैं कि हमारे पास 300-400 साल पहले कौन सा सब्जेक्ट था जो नेचर की स्टडी के लिए यूज़ होता था। तो आज की अगर हम बात करें तो आप फिज़िक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं, आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। लेकिन आज से 300-400 साल पहले पीछे चले जाएँ तो उस वक्त ऐसा नहीं था। जैसे मैंने लिखा है, इन द पास्ट सेंचुरीज़ देयर वाज ओनली वन सब्जेक्ट टू स्टडी नेचर कॉल्ड नेचुरल फ़िलासफ़ी। अगर हम पिछली सदियों की बात करें, आज से 300-400 साल पहले की बात, जब उसका दौर था न्यूटन, सर आइज़ैक न्यूटन का दौर था, अगर हम उस दौर में चले जाएं तो उस वक्त जो नेचुरली अकरिंग फिनोमेनास थे, उनकी स्टडी के लिए एक ही सब्जेक्ट था, और वो सब्जेक्ट कौन सा था, नेचुरल फ़िलासफ़ी। ठीक है, जो आपके पास मैंने लिखे हैं, फोटोसिंथेसिस, कैटाबोलिज्म, एनाबोलिज्म, फ्रीजिंग, बॉइलिंग, ग्रेविटी, मैग्नेटिज्म, रेस्पायरेशन एंड सो ऑन, ये सारे फिनोमेनास क्या है, नेचुरली अकरिंग हैं। तो इन सारे फिनोमेनास को स्टडी करने के लिए एक ही सब्जेक्ट था, वो हमारे पास क्या था, नेचुरल फ़िलासफ़ी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, इन द स्टार्ट ऑफ 18th सेंचुरी नेचुरल फ़िलासफ़ी वाज डिवाइडेड इनटू 2 डिसिप्लिन्स, फिज़िकल साइंसेज एंड बायोलॉजिकल साइंसेज। 18th सेंचुरी में क्या किया गया कि जो आपके पास नेचर की स्टडी के लिए आपके पास सब्जेक्ट था नेचुरल फ़िलासफ़ी, उसको 2 ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया। एक ब्रांच हमारे पास थी फिज़िकल साइंसेज और सेकंड ब्रांच हमारे पास थी बायोलॉजिकल साइंसेज। तो इसको हम शॉर्ट में देख लेते हैं। हमारे पास क्या है, इधर है हमारे पास फिज़िकल साइंसेज। तो फिज़िकल साइंसेज डील्स विद द फिनोमेनास अकरिंग इन नॉन लिविंग थिंग्स, फॉर एग्जांपल ग्रेविटी, मैग्नेटिज्म। ठीक है, फिज़िकल साइंसेज तो ऐसे फिनोमेनास, ऐसे प्रोसेसेस जो नॉन लिविंग थिंग्स में अकर होते हैं, ठीक है, नेचुरली अकरिंग होते हैं। सबसे पहली बात क्या है कि फिनोमेनास कैसे होंगे, नेचुरली अकरिंग होंगे। ठीक है, अब नेचुरली अकरिंग फिनोमेनास लिविंग थिंग्स में भी हो सकते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स में भी हो सकते हैं। तो जब नेचुरली अकरिंग फिनोमेनास, ठीक है, नेचुरली अकरिंग फिनोमेनास जब नॉन लिविंग थिंग्स में अकर हों, उनकी स्टडी के लिए जो सब्जेक्ट था वो हमारे पास कौन सा था, फिज़िकल साइंसेज। ठीक है, तो फिज़िकल साइंसेज की इधर मैंने एग्जांपल लिखी है कि कौन कौन से फिनोमेनास थे जो नॉन लिविंग थिंग्स में अकर होते थे। वैसे तो हमारे पास बहुत से फिनोमेनास हो सकते हैं, जस्ट मैंने इधर 2 एग्जांपल्स लिखे हैं, कौन कौन सी, ग्रेविटी एंड मैग्नेटिज्म। तो ग्रेविटी बेसिकली क्या है कि अगर आप अर्थ से सम हाइट ऊपर जाके अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को छोड़ दें, जैसे हमारे पास ये पेन है, अगर हम इसको यहाँ से छोड़ दें तो ये नीचे गिरता है, किस वजह से, ग्रेविटी की वजह से। अब ये हमारे पास पेन क्या है, ये हमारे पास क्या है, नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, तो नॉन लिविंग थिंग
और ये फिनोमेना हमारे पास कौन सा है, ग्रेविटी का। तो इसकी स्टडी के लिए जो हमारे पास सब्जेक्ट था वो हमारे पास क्या था, फिज़िकल साइंसेस। सेकंड हमारे पास है बायोलॉजिकल साइंसेस। तो बायोलॉजिकल साइंसेस डील्स विद द फिनोमेना अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन, कैटाबॉलिज्म, ईटीसी। तो बायोलॉजिकल साइंसेस में ऐसे फिनोमेनास को स्टडी किया गया, ऐसे प्रोसेसेस को स्टडी किया गया जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अकर होती हैं। फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन जो है किस में अकर होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही, क्योंकि रेस्पिरेशन जो है वो हम इंसान हैं, जो हम ह्यूमन्स हैं, यहाँ हम क्या हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। और ये जो फिनोमेना रेस्पिरेशन क्या है, इंसानों में अकर होता है, ठीक है। तो ऐसे फिनोमेनास जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अकर होते थे नेचुरली, उनकी स्टडी के लिए जो हमारे पास सब्जेक्ट था वो हमारे पास क्या था, बायोलॉजिकल साइंसेस। सो 18th सेंचुरी के एंड तक हमारे पास बेसिकली नेचुरली अकरिंग फिनोमेनास को स्टडी करने के लिए हमारे पास 2 ब्रांचेस थी, 2 सब्जेक्ट्स थे। कौन कौन से, फिज़िकल साइंसेस और बायोलॉजिकल साइंसेस। नेक्स्ट हमारे पास क्या, इन द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी फिज़िकल साइंसेस वाज डिवाइडेड इनटू 5 डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी। 19th सेंचुरी के स्टार्ट में क्या किया गया, जो आपके पास फिज़िकल साइंसेस थी, फिज़िकल साइंसेस कौन सी थी, जिसमें हम ऐसे फिनोमेनास को स्टडी करते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स में नेचुरली अकरिंग होते हैं। तो फिज़िकल साइंसेस को 5 डिसिप्लिन्स में या 5 सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। वो कौन कौन से थे हमारे पास, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी। तो हम जस्ट फिज़िक्स को डिस्कस करेंगे। तो अब देख लेते हैं कि हमारे पास फिज़िक्स क्या है, व्हाट इज़ फिज़िक्स। हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ फिज़िक्स। सो फिज़िक्स की डेफिनेशन तो आपने 9th क्लास से ही पढ़ रखी है। क्या है हमारे पास, फिज़िक्स इज़ द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड इंटरेक्शन बिटवीन देम। फिज़िक्स क्या है कि आपके पास जो मैटर है, एनर्जी है एंड और उनका जो इंटरेक्शन है, इसकी स्टडी की क्या बोलते हैं, फिज़िक्स। तो इस डेफिनेशन का मीनिंग क्या है, तो इस डेफिनेशन के मीनिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपको बताऊँगा। तो उससे आपको आई होप इस डेफिनेशन की समझ आ जाएगी, इस डेफिनेशन का क्या मीनिंग है। तो हमारे पास एक सब्जेक्ट है, फ़िज़िक्स की ब्रांच है न्यूक्लियर फ़िज़िक्स। न्यूक्लियर फ़िज़िक्स में हम स्टडी करते हैं एक फिनोमेना को, एक प्रोसेस को। कौन सा प्रोसेस, वो हमारे पास होता है बेसिकली रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी में हमारे पास एक प्रोसेस होता है, कौन सा, कि एक जो प्रोटॉन है वो एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है। क्या होता है, प्रोटॉन बेसिकली क्या होता है, प्रोटॉन जो होता है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, कन्वर्ट इनटू न्यूट्रॉन। प्रोटॉन को P से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ और न्यूट्रॉन को N से। तो प्रोटॉन से हमारे पास क्या बनता है, न्यूट्रॉन। अब अगर मैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मासेस की बात करूं तो हमारे पास मास ऑफ प्रोटॉन होता है, मास ऑफ प्रोटॉन हमारे पास होता है 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन। और मास ऑफ जो न्यूट्रॉन होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होता है 1.6749 इंटू 10⁻⁻27 kg। इधर मैंने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मासेस को इधर मैंने लिख दिया है। तो अब सवाल ये बनता है कि आप देखें, सबसे पहले देखें कि किसका मास ज़्यादा है, प्रोटॉन का मास ज़्यादा है या न्यूट्रॉन का मास ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं मास ऑफ प्रोटॉन क्या है, 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 kg। मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, 1.6749, ठीक है। अब मास इधर है 1.6726, इधर क्या है 1.6749, 67 तक तो दोनों में कॉमन है, लेकिन इधर क्या है 26 है, इधर क्या है 49 है। तो 4926 से ग्रेटर है, इसका क्या मीनिंग है कि मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो हमारे पास मास ऑफ प्रोटॉन से ज़्यादा है, ठीक है। तो अब ये प्रोसेस हमारे पास क्या था कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होते हैं। तो सवाल ये बनता है कि प्रोटॉन का मास कम है, न्यूट्रॉन का मास ज़्यादा है, स्मॉल मास से ग्रेटर मास कैसे बन सकते हैं।
ठीक है, ये हमारे पास क्या था, क्वेश्चन था। तो बेसिकली ये होता कैसे है, अभी आप सेकेंड ईयर में ही पढ़ेंगे कि आपके पास एक टर्म आती है बाइंडिंग एनर्जी। होता क्या है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की होती है बाइंडिंग एनर्जी। ये प्रोटॉन क्या करते हैं, उस बाइंडिंग एनर्जी को यूज़ करते हैं और उस एनर्जी से मास बन जाता है। वो मास इस प्रोटॉन के मास में इंक्लूड होता है और उससे क्या बन जाता है, न्यूट्रॉन। तो बेसिकली ये प्रोसेस होता है। तो आपने क्या देखा कि मैटर और एनर्जी का इंट्रैक्शन हुआ, ठीक है। ये हमारे पास था, आपके पास एनर्जी थी, ठीक है। एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई, मास में। वो मास किस में इंक्लूड हो गया, इस प्रोटॉन के मास में। तो वो जो मास इंक्लूड हुआ था प्रोटॉन के मास में, दोनों मास इंक्लूड हो के क्या बना देंगे, न्यूट्रॉन। सो बेसिकली दिस वाज एन एग्जांपल ऑफ मैटर एनर्जी एंड इंटरेक्शन। तो आई होप आपको फिज़िक्स की डेफिनेशन समझ आ गई होगी। सो नेक्स्ट हमारे पास है फिज़िक्स स्टडी द वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल थिंग्स टू द वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज थिंग्स। फिज़िक्स में हम एक्सट्रीमली स्मॉल थिंग्स की भी स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल हम इलेक्ट्रॉन्स की स्टडी करते हैं, न्यूट्रॉन्स की स्टडी करते हैं और प्रोटॉन की स्टडी करते हैं। इसी तरह अगर हम एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट्स की बात करें, जैसे हम फिज़िक्स में स्टार्स की स्टडी करते हैं, यूनिवर्स की स्टडी करते हैं, कि बिग बैंग की स्टडी करते हैं। मतलब फ़िज़िक्स का जो स्कोप है एक्सट्रीमली लार्ज थिंग्स पर भी है और एक्सट्रीमली स्मॉल थिंग्स तक भी है। सो नेक्स्ट हमारे पास है, बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी फिज़िक्स हैड डिवाइडेड इनटू 3 ब्रांचेस, क्लासिकल मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड थर्मोडायनामिक्स। तो 19th सेंचुरी के स्टार्ट में क्या किया गया कि जो फिज़िकल साइंसेस थी उसको 5 ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया। और 19th सेंचुरी के एंड में क्या किया गया, 19th सेंचुरी के एंड तक फ़िज़िक्स की 3 ब्रांचेस थी। आज तो आप पढ़ते हैं फ़िज़िक्स की डिफरेंट ब्रांचेस आप पढ़ते हैं। आप एटॉमिक फ़िज़िक्स भी पढ़ते हैं, आप न्यूक्लियर फ़िज़िक्स भी पढ़ते हैं, आप क्वांटम मैकेनिक्स भी पढ़ते हैं, आप इलेक्ट्रोडायनामिक्स भी पढ़ते हैं एंड सो ऑन। आप डिफरेंट ब्रांचेस पढ़ते हैं। बट क्या था, 19th सेंचुरी के एंड तक फ़िज़िक्स की जस्ट 3 ब्रांचेस थी। कौन कौन सी, क्लासिकल मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड थर्मोडायनामिक्स। तो इनको थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते थे हमारे पास इनमें क्या डिफरेंस है। तो फिज़िक्स की जो ब्रांच है क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को। मोशन में आपके पास डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, आप टाइम फाइंड कर सकते हैं, आप वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स एंड सो ऑन। सो किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टडी करने के लिए जो ब्रांच थी वो हमारे पास क्या थी, क्लासिकल मैकेनिक्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आप बेसिकली करंट को स्टडी करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करते हैं एंड सो ऑन। और ये हमारे पास की क्या थी, थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स में बेसिकली हम यूज़ करते हैं, एग्जांपल दे देता हूँ कि आपके पास एक कंटेनर है, ये समझ आपके पास एक बर्तन है और बर्तन के ऊपर ढक्कन है, ऊपर से बंद है और उसमें गैस भरी हुई है, ठीक है। तो उस गैस के मॉलिक्यूल्स की स्टडी को, कि उस गैस की जो मॉलिक्यूल्स होंगे गैस के, उसकी उनकी आपके पास से वेलोसिटी क्या है, उनका डिस्टेंस क्या, उनका एक्सेलरेशन, मोमेंटम। तो इनकी स्टडी करने के लिए जो ब्रांच थी वो हमारे पास क्या थी, थर्मोडायनामिक्स। सो फिज़िक्स की हमारे पास 3 ब्रांचेस थी। कौन कौन सी, क्लासिकल मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड थर्मोडायनामिक्स। By the end of 19th century, many physicists started believing that everything about physics has been discovered, but about the beginning of the 20th century, many phenomena were discovered which couldn't be explained using the observed physical laws. इस लाइन का क्या मतलब है कि 19th सेंचुरी के एंड तक बहुत से साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने ये बिलीव कर लिया कि जितने भी नेचुरली अकरिंग फिज़िकल फेनोमिनास हैं, ठीक है, जितने भी फेनोमिनास हैं उनको हम फ़िज़िक्स की इन 3 ब्रांचेस से स्टडी कर सकते हैं। वो समझते थे कि फ़िज़िक्स यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, अब कोई नई थ्योरी की ज़रूरत नहीं है। वो कहते थे कि जो भी फेनोमिनास हैं, जो भी प्रोसेसेस हैं, उनको हम क्लासिकल मैकेनिक्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या थर्मोडायनामिक्स से स्टडी कर सकते हैं। बट 20th सेंचुरी के स्टार्ट में कुछ ऐसे प्रोसेसेस हुए, कुछ ऐसे फेनोमिना डिस्कवर हुए जिनसे
ये पता चला कि ये जो ब्रांचेस हैं फ़िज़िक्स की, ठीक है, जो फिनोमिनस अकर हुए थे उन फिनोमिनस को हम इन 3 ब्रांचेस से स्टडी नहीं कर सकते थे। इनके लॉज उन फिनोमिनस पर फेल हो जाते थे, ठीक है। तो उन फिनोमिनस को स्टडी करने के लिए हमें किसी न्यू थ्योरी की ज़रूरत थी, क्योंकि ये जो ऐसे फिनोमिनस थे जो क्लासिकल मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म और थर्मोडायनामिक्स, इन ब्रांचेस से उनको हम स्टडी नहीं कर सकते थे। उनके लॉज इन फिनोमिनस पर एप्लीकेबल नहीं थे। तो ज़रूरत ये थी कि कुछ ऐसी आपके पास से कुछ ऐसी फ़िज़िक्स की ब्रांचेस डिस्कवर की जाएं, उनको स्टडी किया जाए ताकि हम उन आप उन फिनोमिनस को स्टडी कर सकें। तो वो फिनोमिनस कौन से थे? वो तो कई फिनोमिनस थे। जस्ट मैं इधर 2 फिनोमिनस को इधर डिस्कस करूँगा। सो इधर मैंने एक इधर ग्राफ प्लॉट किया है। ये हमारे पास है हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन हमारे पास बेसिकली क्या होती है? एक्स एक्सिस। और ये हमारे पास क्या है? वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन हमारे पास क्या है? वाई एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पर मैंने ड्रॉ किया है 1 बाई मास। तो 1 बाई मास का क्या मीनिंग है? अगर हम इधर मैं सिर्फ लिखता मास, अगर मास लिखता तो फिर क्या होता कि जैसे जैसे हम एक्स की डायरेक्शन में आगे मूव करते तो मास इंक्रीज़ करता, ठीक है। बट 1 बाई मास का क्या मतलब है कि जैसे जैसे हम इस पॉइंट से आगे जाएंगे मास डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है? वाई एक्सिस पर मैंने वेलोसिटी को प्लॉट किया है। वेलोसिटी कैसी है? ऊपर जाते जाते इंक्रीज़ करती है। मास इस डायरेक्शन में जाएगा, डिक्रीज़ करेगा, और वेलोसिटी ऊपर जाते हुए इंक्रीज़ करेगी। तो इस ग्राफ को प्लॉट करने का बेसिकली पर्पस ये है, अभी आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको कि ये मेरे पास एक पेन है और मैंने जस्ट सपोज़ किया है कि जो इसका मास है वो हमारे पास क्या है? 20 ग्राम्स। तो अगर मैं इस पेंसिल को किसी भी डायरेक्शन में थ्रो करूँ, इस डायरेक्शन में किसी भी डायरेक्शन में थ्रो करूँ, तो इसकी जो वेलोसिटी क्या होगी, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, मोमेंटम क्या होगा, इन तमाम पैरामीटर्स को हम क्लासिकल मैकेनिक्स के लॉज को यूज़ करते हुए हम इनको स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो बात समझ में आती है, ठीक है। अब इधर हमारे पास क्या था? इस डायरेक्शन में मास डिक्रीज़ कर, मतलब इधर मास मैक्सिमम है, जैसे जैसे आगे जाएंगे मास डिक्रीज़ करेगा। अब मैंने क्या किया कि जो मेरे पास ये पेन है, मैंने इस पेन की एक निब को कंसीडर कर लिया, ठीक है। इस निब को मैंने निकाल लिया और जस्ट अज्यूम कर लिया कि ये निब है, इसका मास हमारे पास है 1 ग्राम, ठीक है। अगर मैं इस निब को 1 ग्राम की निब को किसी डायरेक्शन में थ्रो करूँ तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, उसका डिस्टेंस क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, मोमेंटम क्या होगा, इन तमाम पैरामीटर्स को इनको भी हम क्लासिकल मैकेनिक्स के लॉ से स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब पहले मास इधर था, लेट्स सपोज ये 20 ग्राम इधर था इस पेंसिल का, तो इसको हम क्लासिकल मैकेनिक्स से स्टडी कर सकते हैं। फिर लेट्स सपोज इधर मास आ गया था 1 ग्राम, तो इसको भी हम इसकी भी जो आपके पास पैरामीटर्स से जो मैंने आपको बताया, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, इनको भी हम क्लासिकल मैकेनिक्स के लॉ से स्टडी कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि जो मेरे पास पहले हमारे पास क्या था, ये पेन थी, ठीक है। हमारे पास पेन था, हमने इसको देखा, फिर हमने किसको कंसीडर किया कि जो पेन के अंदर निब है, हमने इसको कंसीडर किया। तो आप तो ये जानते हैं कि कोई भी मैटर है वो बेसिकली एटम से मिलकर बनता है। बिलियन और ट्रिलियन ऑफ एटम होंगे, उनसे मिलकर कोई भी मैटर बनता है। इसी तरह ये निब भी है। लेट्स सपोज मैंने जस्ट सपोज कर लिया कि ये जो निब है इस पेन की, ये हमारे पास आयरन से बनी है, लोहे से बनी है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें हमारे पास क्या होगा, डिफरेंट मैनी नंबर ऑफ़ एटम्स होंगे, ठीक है, इन्फिनाइट नंबर ऑफ़ एटम्स होंगे। तो उन एटम से मिलकर ये इसकी निब बनी हुई है, ठीक है। अगर मैंने किसको अज्यूम किया था, इस पेन को, पेन के बाद मैंने अज्यूम किया इसकी निब को, और अब मैं अज्यूम करने जा रहा हूँ इसके एक एटम को, ठीक है।
तो एक एटम तो बेसिकली नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता किसी सॉलिड्स का, वो डिफरेंट टेक्निक्स हैं उससे हम। लेकिन अगर हम बात करें कि जैसे आपके पास मोनोटॉमिक गैस, कोई भी आपके पास मोनो एटॉमिक गैस है, मोनोटॉमिक गैस क्या होती है जिसमें एक ही एटम होता है, ठीक है। जैसे H2 है वो हमारे पास क्या है, डाई एटॉमिक, इसमें दो हमारे पास एटम है। लेकिन मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल क्या है जिसमें हमारे पास एक ही एटम होता है। तो एग्जांपल मैं आपको क्या देता हूँ कि आपके पास एक क्या है, एक कंटेनर है, या ये फ़र्ज़ कर लें कि आपके पास एक सिलेंडर है, ठीक है। सिलेंडर में आपके पास एक गैस भरी हुई है, फिल्ड है, और लेट्स सपोज वो जो गैस है वो आपके पास मोनो एटॉमिक है। मोनोटॉमिक का मतलब आपके पास एक डाई, हमारे पास क्या है, उसमें एक एटम है, मतलब डिफरेंट एटम्स, सिंगल एटम्स उसमें एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो उस एक एटम की उस कंटेनर के अंदर, ठीक है, उस कंटेनर के अंदर उस एटम की वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, उसका मोमेंटम क्या है, वो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, इन तमाम पैरामीटर्स को भी हम विद द हेल्प ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स और थर्मोडायनामिक्स, इन 2 ब्रांचेस से हम उसकी मोशन को स्टडी कर सकते हैं। यहाँ तक तो बात है ठीक है। अब अगर बात करें, आपको पता है कि एटम बेसिकली किससे मिलकर बना होता है, एटम। अगर हम एटम की बात करें तो एटम में बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। जस्ट मैंने एक एटम कंसिडर कर ली, हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस, और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, इसके अराउंड रिवॉल्व करता है, ठीक है। तो एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। फर्स्ट मैंने क्या कंसिडर किया था, इस पेन को, इसका मास मैंने जस्ट अज्यूम किया था कि 20 ग्राम्स है, ठीक है। मैंने क्या बताया कि इसकी मोशन को हम क्लासिकल मैकेनिक्स के लॉज को यूज़ करते हुए हम इसकी मोशन को स्टडी कर सकते हैं। फर्दर मैंने क्या किया, इसके मास को डिक्रीज़ कर दिया। मैंने जस्ट इसकी निब को कंसिडर किया। मैंने ये कंसिडर किया कि इसकी निब, ये जो निब है इसका मास मेरे पास कितना है, 1 ग्राम, ठीक है। मैंने क्या बताया कि अगर मैं इसको किसी डायरेक्शन में थ्रो करूँ तो इसकी मोशन को भी हम क्लासिकल मैकेनिक्स के लॉज को यूज़ करते हुए स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद मैंने क्या अज्यूम किया कि आपके पास एक कंटेनर है, कंटेनर में एक गैस है, मोनोटॉमिक गैस। उस मोनोटॉमिक गैस से अगर हम एक एटम की बात करें, उस एक एटम की मोशन को भी हम स्टडी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जो आपके पास 3 ब्रांचेस थी, उसमें से 2 ब्रांचेस अगर आप बात करें थर्मोडायनेमिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स, तो उन 2 ब्रांचेस को यूज़ करते हुए हम उस एटम की मोशन को भी स्टडी कर सकते हैं। बट जब हम एक इलेक्ट्रॉन की बात करें, जो इलेक्ट्रॉन है इस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, अगर हम इस इलेक्ट्रॉन की बात करें, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसका मोमेंटम क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, इसको हम क्लासिकल मैकेनिक्स से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास फर्स्ट ब्रेक थ्रू आया था। क्या था कि क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स पर एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो जो साइंटिस्ट कंसिडर करते थे कि जितने भी फिनोमिनास हैं उनको हम 3 ब्रांचेस से हम स्टडी कर सकते हैं, तो उनकी ये वाली बात जो है वो गलत प्रूव हो गई थी। कहाँ पर कि जब हम एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स की बात करें, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की, इनकी मोशन को हम क्लासिकल मैकेनिक्स के लॉज को यूज़ करते हुए हम स्टडी नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि पहले इधर मास ज़्यादा था, फिर हमने क्या किया, मास इधर 1 मास, मतलब इस डायरेक्शन में मास डिक्रीज़ कर रहा है, हमारे पास मास डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे आगे जाएंगे मास डिक्रीज़ करेगा। मैंने क्या देखा कि जब हमने एटम की बात की, एटम जैसे वो मैंने आपको एग्जांपल दी कंटेनर में गैस वाली, तो उसकी मोशन को हम स्टडी कर सकते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स से। मतलब वो हमारे पास एक लिमिट थी, एक मास की लिमिट थी कि हम उस मास की लिमिट तक हम क्लासिकल मैकेनिक्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बट जब मास बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ कर जाता है, ठीक है, तो उस केस में आपके पास, मतलब इधर मैंने क्या, इस पॉइंट का क्या मतलब है कि ये मास की एक स्पेसिफिक लिमिट है, इस मास की लिमिट के अंदर रहते हुए हम क्लासिकल मैकेनिक्स के लॉज को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो
ये हमारे पास फर्स्ट ब्रेक डाउन था क्लासिकल मैकेनिक्स का। सेकंड हमारे पास क्या था कि हमारे पास क्या है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है। जस्ट अज्यूम कर लेता हूँ कि वही हमारे पास है, ये पेन है। अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में थ्रो करूँ विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी मोशन को हम स्टडी कर सकते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स से। अगर मैं इसको की वेलोसिटी थोड़ी सी इंक्रीज़ कर दूँ, लेट 10 की बजाय मैं 1000 कर दूँ, 1000 कर दूँ, तो उस केस में भी हम इसकी मोशन को स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है व्हाट इज़ स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास बेसिकली क्या होती है, इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब मैंने क्या कंसिडर किया कि ये मेरे पास जो पेन है इसकी वेलोसिटी अगर हो जाए 1000 किलोमीटर या मीटर पर सेकेंड, तो हम इसको क्लासिकल मैकेनिक्स के लॉस को यूज़ करते हुए हम स्टडी कर सकते हैं। बट वेलोसिटी अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाए, मतलब इस वेलोसिटी के राउंड अबाउट आ जाए, स्पीड ऑफ लाइट के मतलब हमारे पास क्या है, स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर इस पेन की वेलोसिटी हो जाए 10⁶ हो जाए, 10�7 आ जाए, मतलब स्पीड ऑफ लाइट के राउंड अबाउट आ जाए, तो उस केस में भी आपके पास क्लासिकल मैकेनिक्स के लॉज वैलिड नहीं हैं। ठीक है, इसका क्या मीनिंग है कि वेलोसिटी की भी एक स्पेसिफिक लिमिट है जिसके अंदर रहते हुए हम किसी भी ऑब्जेक्ट की काइनेमेटिक्स को, मोशन को हम क्लासिकल मैकेनिक्स के लॉ से स्टडी कर सकते हैं। तो इन दो पॉइंट से मैंने क्या देखा कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स पर भी वैलिड नहीं है, और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट वेरी हाई स्पीड से मूव करे तब भी, मतलब एक्सट्रीमली लार्ज वेलोसिटी पर भी क्लासिकल मैकेनिक्स के लॉज वैलिड नहीं है। मतलब ये जो पोर्शन था ये हमारे पास वेलोसिटी की स्पेसिफिक लिमिट थी, ये हमारे पास क्या था, मास की स्पेसिफिक लिमिट थी। तो इस लिमिट के अंदर रहते हुए ये जो पोर्शन है यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास क्या था, मास की स्पेसिफिक लिमिट और वेलोसिटी की स्पेसिफिक लिमिट। तो इस रीजन के अंदर रहते हुए, ठीक है, आप क्लासिकल मैकेनिक्स को यूज़ कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि जो मैंने एग्जांपल दिया आपको इलेक्ट्रॉन की कि इसका मास बहुत ही कम है और इधर क्लासिकल मैकेनिक्स वैलिड नहीं है। ठीक है, बट इसकी मोशन को स्टडी करना था तो ज़रूरत क्या थी कि कुछ, क्योंकि ये वाली मैकेनिक्स तो इधर फेल हो गई थी, तो ज़रूरत क्या थी कि कुछ ऐसी मैकेनिक्स डेवलप की जाए जो इस स्मॉल मासेस की मोशन को स्टडी करें। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास एक नई मैकेनिक्स आई, वो हमारे पास क्या थी, क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिक्स बेसिकली क्या है, वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स की मोशन को स्टडी करने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, तो इस रीजन में रहते हुए हमारे पास क्या था, क्लासिकल मैकेनिक्स। और क्वांटम मैकेनिक्स कब वैलिड है, जब मास उस स्पेसिफिक लिमिट से डिक्रीज़ कर जाए और वेलोसिटी की वही लिमिट हो जो आपके पास मैंने बताया था कि एक स्पेसिफिक लिमिट का क्लासिकल मैकेनिक्स वैलिड है, उसी रीजन के अंदर रहते हुए और मास इस स्पेसिफिक लिमिट से डिक्रीज़ कर जाए। अगर ये रीजन आ जाए तो उस केस में आप ऑब्जेक्ट्स की मोशन को किस फिज़िक्स से स्टडी करते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स से। ठीक है, अब हमने इसको स्टडी करना था कि जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी एक्सट्रीमली लार्ज हो जाए। ठीक है, तो उसमें हमारे पास वेरी हाई स्पीड पे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करे तो उनकी मोशन के लिए, क्योंकि क्लासिकल फिज़िक्स वैलिड नहीं थी, तो उनकी स्टडी करने के लिए एक नई थ्योरी आई, वो हमारे पास क्या थी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, मतलब इस रीजन के अंदर रहते हुए आप स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को यूज़ कर सकते हैं। अब अगर दोनों आपके पास बातें आ जाए, कौन कौन सी, अगर कोई मास इस स्पेसिफिक लिमिट से डिक्रीज़ कर जाए और इस वेलोसिटी की स्पेसिफिक वैल्यू से इंक्रीज़ कर जाए, फिर आपके पास मतलब ये वाला रीजन बनता है, ये वाला। अब ये देखिए, ये रीजन जो है ना, ये वाला रीजन, इस रीजन में हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मास की स्पेसिफिक लिमिट थी, अब ये इससे आगे बढ़ गया है, और ये आपके पास वेलोसिटी की स्पेसिफिक लिमिट थी, ये इससे आगे बढ़ गई है। तो इस रीजन में आप ऑब्जेक्ट्स की मोशन को कैसे स्टडी करते हैं, रिलेटिविस्टिक एंड क्वांटम मैकेनिक्स। सो मैंने आपको ये बताया कि जो हमारे पास फिज़िक्स
कि बेसिकली 19th सेंचुरी के एंड तक हमारे पास क्या थी, 3 ब्रांचेस थी, क्लासिकल मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और थर्ड हमारे पास थी थर्मोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। सो साइंटिस्ट का ये ख्याल था कि बस फिज़िक्स डिस्कवर हो चुकी है, बट ये इन्होंने फिनोमिनस ने क्या किया, फ़िज़िक्स मतलब कुछ फिनोमिनस ऐसे थे जिनको क्लासिकल फ़िज़िक्स एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी, तो उनको एक्सप्लेन करने के लिए ये हमारे पास फ़िज़िक्स की नई ब्रांचेस आ गई। ठीक है, तो काफ़ी ब्रांचेस हमारे पास डिस्कवर हुई थी, तो मैंने जस्ट इन 3 को मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट्स द यूज़ ऑफ फिज़िक्स, के फ़िज़िक्स कहाँ एप्लीकेबल है, क्या यूज़ है, क्यों स्टडी करते हैं। तो फ़िज़िक्स तो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होती है, हर जगह फ़िज़िक्स ही है। तो वी आर लिविंग इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, द कंप्यूटर नेटवर्क्स आर प्रोडक्ट ऑफ चिप्स डेवलप्ड फ्रॉम द बेसिक आइडियाज़ ऑफ फिज़िक्स। ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सच एज इलेक्ट्रिक फैंस, मोटर्स, कैपेसिटर्स etc आर मेड यूजिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ फिज़िक्स। तो हमें पता है कि हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हैं। ठीक है, तो आईटी में आप किस पास सबसे पहली बात क्या आती है, कंप्यूटर आती है। तो कंप्यूटर बेसिकली कंप्यूटर में जो चिप्स होती हैं, ठीक है, वो हमारे पास बेसिकली किससे बनती है, सिलिकॉन से। तो उन चिप्स को कैसे हम प्रिपेयर करते हैं, कैसे हम बनाते हैं, तो उनको बनाने में भी फ़िज़िक्स के आइडियाज़ यूज़ होते हैं। तो ये हमारे पास फ़िज़िक्स की एक एप्लीकेशन है, काफ़ी एप्लीकेशन है, आप कुछ भी एग्जांपल दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, तमाम जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं सच एज इलेक्ट्रिक फैंस हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास बेसिकली करंट इलेक्ट्रिसिटी के लॉज यूज़ होते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है जो कैपेसिटर्स हैं, जो आपके पास इलेक्ट्रिक फ़ैन है, तो फ़ैन में हमारे पास क्या होता है, कैपेसिटर होता है। तो कैपेसिटर्स भी फ़िज़िक्स के लॉज को यूज़ करते हुए बनाए जाते हैं, और मतलब इसकी कोई मतलब लिमिट नहीं है। फ़िज़िक्स की आप एप्लीकेशंस कोई भी दे सकते हैं। सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ फ़िज़िक्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ और नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ के डिफरेंस को डिस्कस करेंगे। तो पढ़ाई करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।